सभी मित्रों का स्वागत करता हूं घटना चक्र समसामयिक के YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं 1 बजे से, यह एक पूरक क्लासेस हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि अभी कल तक की जो पठन पाठन की जो सामग्री थी उसमें अगर आप गौर से देखिए तो हिंदी व्याकरण के शब्द भेद, ये जो चैप्टर आपकी इस पुस्तक में भी लगा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे थे कि कल कुछ चीजें हो गई थी। जैसे कि आपने देखा था कि विकारी अविकारी क्या होता है, शब्दों के भेद कई आधारों पर लिए गए हैं। तो वाक्य के अंदर अगर कोई शब्द बैठा है तो वह शब्द पद कहलाएगा, ये तो पहले भी बताया जा चुका है। और वह शब्द पद कि किस प्रकार का होगा, विकारी प्रकार का या अविकारी प्रकार का, यह भी आप कल की क्लास में देख चुके हैं। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, इन चीजों को भी आपने देख लिया है। इनके स्वरूप, इनके कितने प्रकार होते हैं, यह भी आपने देखा है। कुछ एक चीजों को आपने कल देखा था। यहां पर आपने यह भी देख लिया था कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ जो किस आधार पर, रचना या बनावट, यानी शब्द स्वयं अपने आप, यानी कि वह किसी वाक्य में ना हो, शब्दों के संसार में ही कोई शब्द बैठा हो, वह किस रूप का हो सकता है। तो अगर किसी वाक्य में अभी चयन नहीं हुआ है, शब्दों के संसार में बना हुआ है, उस शब्दों के संसार में भी शब्द 3 तरह के हो सकते हैं। रूढ़ हो सकते हैं, यौगिक शब्द हो सकते हैं और योग रूढ़ हो सकते हैं। यहां पर एक चीज और आपने देखा था कि जो रूढ़ शब्द है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी विशिष्टताएं या परिभाषाएं हैं, अगर यौगिक शब्द है उसकी जो परिभाषाएं और विशिष्टताएं हैं, योग रूढ़ में इन दोनों की कुछ कुछ सीमाओं को, कुछ कुछ इनकी परिभाषाओं को, इनकी प्रॉपर्टी को समाहित कर लिया गया था। तो इसके अच्छे खासे विश्लेषण कल तक हो चुके थे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर यह भी हो चुका था तद्भव, तत्सम, देशज और आगत या विदेशी शब्द। तो क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, अब वह बने कैसे होंगे, किस कालखंड में बने होंगे, यहां पर समय और स्थान को भी महत्व दिया गया है कि किसी स्थान विशेष पर बना शब्द या किसी कालखंड में बना शब्द। उस समाज की तमाम बातों को ध्यान में रख करके शब्दों का निर्माण होता है। तो तत्सम शब्द क्या थे, जो संस्कृत निष्ठ शब्द थे या संस्कृत के तुल्य शब्द थे, वो क्या कहलाए थे, तत्सम शब्द कहलाए थे। फिर आपने देखा था तद्भव शब्द, जिसमें कुछ पराभव हो गया है। पराभव का मतलब क्या, कि अपने स्थान से गिर जाना, पदच्युत हो जाना, नीचे आ जाना, यानी कुछ विशिष्टताओं को खो देना, या समय जो कि परिवर्तनशील कारक है, उस परिवर्तनशील कारक समय के साथ अपने अंदर कुछ बदलाव ले आना, है ना, जिसे कहते हैं समायोजन या एडजस्टमेंट, समय के सापेक्ष। तो वह शब्द क्या कहलाए, तद्भव, यानी कि जो संस्कृत के ही थे लेकिन समय के साथ भाषा में उनमें कुछ बदलाव आ गए होंगे, कुछ आवश्यकताएं आ गई होंगी, जिनकी वजह से क्या हो गया, वे तद्भव शब्द हो गए, पराभव हो गया। ठीक है, अब उसके भी आप और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, देशज, अच्छा ये किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर कुछ ऐसी भाषा बोली जाती है जो हो सकता है, आप दक्षिण भारत चले जाइए तो यहां की कुछ देशी उत्पन्न चीजें वहां बोलेंगे, वो नहीं समझेंगे। वहां की कुछ लोकल भाषा आप बोलेंगे, नहीं समझेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि देशज भाषाओं में साहित्य की रचनाएं जो होती हैं बड़े ही कम मात्रा में हुई हैं, यानी कि देशज भाषाओं को, या जो कह लीजिए बहुत ही लोकलाइज होता है, किसी क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है, उसमें बड़े साहित्यकार बड़े बड़े साहित्यों की रचना करने से कतराते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें साहित्य रचे नहीं गए हैं, पर शायद उतनी मात्रा में नहीं रचे गए हैं जितना कि प्रामाणिक भाषाओं में रचे जाते हैं। और फिर क्या है, आगत और विदेशी शब्द। अब आप जैसा कि जानते हैं कि पूरा विश्व आज के समय में क्या है, एक संकल्पना ग्लोबलाइज्ड, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी की बात होने लगी है ना, पूरा भूगोल एक हो चला है। तो भूगोल एक हो चला है का मतलब क्या, कि व्यापार का ऐसा कुछ जाल बिछा है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या दूसरे स्थान से किसी और अन्य स्थान पर जाना, ये सारी चीजें चलती रहती हैं।
अब कोई भी व्यक्ति या समुदाय एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाता है तो अपनी भाषा संस्कृति को भी साथ में लेकर के जाता है, वहां की कुछ भाषा संस्कृति को अपना लेता है और अपनी भाषा संस्कृति का कुछ अंश वहां प्रदान कर देता है। फिर जब वहां से वह लौटकर अपनी धरती पर आता है तो वहां की कुछ संस्कृति और भाषा को लेकर के आता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज यहां पर आए तो क्या हुआ, वो अपने साथ बहुत सारे शब्दों को लेकर आए। जैसे आपने देखा एक शब्द जैसे है रेल, ठीक है, ऑफिस। अब ये रेल या ऑफिस जैसे शब्द हमारे यहां तो नहीं उत्पन्न हुए या हमारे यहां तो ऑफिस होता भी नहीं था, ये शब्द तो था ही नहीं, रेल तो हमारे यहां थी ही नहीं। तो वो अपने शब्दों को लेके आए, लेकिन आज बहुत सारे लोग उसकी हिंदी का एक पर्याय लेते हैं। क्या रेल है, लौह पथ गामिनी या भग भग अड्डा। तो ऐसे शब्दों को प्रायः प्रयोग कौन करता है, कोई नहीं करता है। किसी खास मकसद से किसी खास समय पर विशेष चिंतन मनन के साथ ही लोग इन शब्दों को बोल पाते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में तो आता नहीं है। तो ऐसे शब्द जो कि कहीं विदेशों से चले आए, अच्छा जैसे इसमें मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम पीटर है, हाँ, तो अब पीटर की हिंदी तो हो नहीं सकती, ये तो उसी स्थान उसी के सापेक्ष चीजें आई होंगी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी ही संस्कृति में या हम जिस परिवेश में रह रहे हैं प्रचलन में होती हैं, हम उन्हें आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं। और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, आगत या विदेशी शब्द। ये उत्पत्ति या विकास के अनुसार, तो विकास का मतलब ही क्या होता है कि हमारा जो सामाजिक विकास दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, ठीक है, समाज परिवर्तनशील है और डे बाय डे इसमें जो भी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो एक शब्द है आगत ही है, कहीं बाहर से ही आया है, लेकिन आज से 100 साल पहले लोग नहीं जानते थे कंप्यूटर क्या शब्द होता है, क्योंकि था ही नहीं, कंप्यूटर नहीं रहा होगा तो लोग जानते भी नहीं थे। तो ठीक उसी तरह विकास, यानी विकास के क्रम में कंप्यूटर इजाद हुआ, फिर कंप्यूटर का नामकरण हुआ, फिर वह कंप्यूटर सर्वव्यापी हुआ, हर एक जगहों पर पहुंचा, फिर उसके साथ उसका नाम पहुंचा, फिर उस नाम को हर कोई जानने लगा। हो सकता है 200-300 साल पहले कोई नहीं जानता था। तो इस तरीके से विकास के क्रम के अनुसार और उत्पत्ति की किस स्थान पर या किस कालखंड में उसकी उत्पत्ति हुई है, किस परिवेश में हुई है, इसके आधार पर भी शब्दों का एक विभाजन होता है। तो ये शब्दों के संसार में रहने वाले शब्दों का विभाजन है, इधर भी शब्दों के संसार में रहने वाले शब्दों का विभाजन था। लेकिन इसके ऊपर आपने जो विकारी और अविकारी को देखा था, ये शब्दों के संसार या शब्दकोश में रहने वाले शब्दों का विभाजन नहीं था, ये वाक्य में स्थापित यानी वाक्य में कोई पद प्राप्त कर चुके हुए शब्दों का विभाजन था। क्या, विकारी और अविकारी, जिसका कि विश्लेषण आप लोगों ने कल देखा ही है। अच्छा ठीक है, अब ये चीजें जरा देखिए, ये तो हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, संज्ञा तथा इसके भेद। अब उसके आगे आप आते हैं, संज्ञा तथा इसके भेद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, अच्छा संज्ञा किस प्रकार का शब्द था, अभी आपने ऊपर देखा था, संज्ञा आपके विकारी यानी रूपांतर या वाक्य प्रयोग में, वाक्य में आने वाले विकारी शब्दों के अनुसार संज्ञा एक क्या है, विकारी शब्द है। विकारी का मतलब हो गया कि यह किसी वाक्य में ही दर्शित होगा, वाक्य के अतिरिक्त नहीं दिखेगा। अब आइए इधर आते हैं, संज्ञा तथा इसके भेद। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, संज्ञा से संबंधित इसके भेदों को समझने से पहले कुछ एक बातें जान लेना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। आई थी संज्ञा की, संज्ञा, और संज्ञा है क्या, एक विकारी शब्द है संज्ञा। अच्छा अभी संज्ञा की परिभाषा के अनुसार आपने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन संज्ञा का परिभाषा देने से पहले यह जान लीजिए कि संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत जो है सो अपनी जगह है,
पर वास्तव में संज्ञा का धर्म क्या है, संज्ञा कार्य क्या करती है, धर्मानुसार उसका कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो निश्चित होगी। उसकी परिभाषा में, उसके प्रकार में कितने भी बदलाव आ जाएं, लेकिन संज्ञा अपने धर्म में नहीं बदलती। तो संज्ञा के तीन ही प्रकार के धर्म होते हैं। एक आपका होता है, एक प्रकार है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। इसका कहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी कहने का अर्थ हो गया कि यह किसी न किसी वाक्य में तो निश्चित रूप से प्रयोग होती ही है। अगर वाक्य में प्रयोग नहीं होती तो इसे विकारी या अविकारी के खंड में रख नहीं पाते। वाक्य में प्रयोग हुई है इसलिए विकारी, कुछ विकार उत्पन्न हुआ है। विकार यदि उत्पन्न हुआ है तो संज्ञा में तीन प्रकार के ही विकार होते होंगे या उसके तीन ही धर्म होते होंगे। एक होता है लिंग, यानी निश्चित रूप से संज्ञा का जो लिंग होता है वह दो प्रकार का होता होगा या है। कौन कौन सा, एक आपका पुल्लिंग, एक आपका पुल्लिंग है और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, यहां पर ध्यान दीजिए। अब संज्ञा का जो दूसरा धर्म है वचन। अच्छा, यहां जो लिंग की बात की जा रही है वो हिंदी के सापेक्ष बात की जा रही है, यानी संस्कृत में तो तीन प्रकार होता है, या गुजराती, मराठी, आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। संस्कृत में तीन प्रकार का, गुजराती, मराठी ऐसी भाषाओं में भी तीन प्रकार का, अंग्रेजी में भी तीन प्रकार का, ठीक है। लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं तो वहां पर लिंग क्या होता है, या पुल्लिंग होगा या आपका स्त्रीलिंग होगा। वचन, वचन भी हिंदी में दो ही होते हैं, एक वचन, एक वचन और बहुवचन, बहुवचन। और संज्ञा कारकों के आधार पर व्याख्यायित होती है, यानी जो वाक्य में कई सारे शब्द पद होते हैं तो उन शब्द पदों में अंतर संबंध कैसा है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन जुड़ाव वाले पहलुओं को या उन किस माध्यम से जुड़ते हैं वो हम कारक के अनुसार देखते हैं, जिनकी की संख्या आप आगे देखेंगे 8 प्रकार होता है, ठीक है। तो वो उसका कारक का अलग चैप्टर लगा हुआ है, वो चल करके हम वहां देखेंगे। अब यहां आपने देखा कि संज्ञा तीन प्रकार की या तीन धर्मों से युक्त होती है, लिंग, वचन, कारक। यह बात इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल करके जब आप अपने प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जब भी लिंग की बात करेगा कि इसमें लिंग कौन सा है तो निश्चित रूप से वह वाक्य में कोई संज्ञा ही होगी। वचन पूछेगा तो वाक्य में वह किसी भी प्रकार की संज्ञा होगी। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं वो हम आगे अभी देख लेते हैं, ठीक है। कौन से कारक पाए जाएंगे तो संज्ञा स्वरूपित ही कारक होंगे, यह भी आपको देखने में आ जाएगा जब आप वाक्यों का विश्लेषण करेंगे। अभी मैं वाक्य लिख करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए संज्ञा के धार्मिक स्वरूप। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि संज्ञा का कार्य क्या है। संज्ञा का कार्य, संज्ञा का कार्य, संज्ञा का कार्य क्या है। संज्ञा का एक ही कार्य है, वाक्य को सार्थक बनाना। संज्ञा का कार्य क्या है, वाक्य को सार्थक बनाना। वाक्य को सार्थक बनाने का मतलब क्या होता है, आप यूं समझ लीजिए, जैसे अगर हमने लिख दिया, मान लीजिए एक वाक्य, दौड़ता दौड़ता है, दौड़ता है, ठीक है। मैंने लिख दिया महंगा है, महंगा है। तो दौड़ता है, दौड़ता है, कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, ये तो प्रश्न।
यानी यह वाक्य दौड़ता है तो वाक्य तो है, क्योंकि शब्दों ने कुछ दो शब्द या दो से अधिक शब्दों ने एक सायुज्य, एक अपने आप में जुड़ाव तो पैदा कर लिया है, जुड़ करके एक वाक्य तो बना लिया है, लेकिन अभी भी वाक्य सार्थक नहीं लग रहा है। तो दौड़ता है यह एक सार्थक वाक्य दिख नहीं रहा। अगर यहां कहा गया महंगा है, तो महंगा है तो क्या महंगा है, क्या महंगा है। अब यहां पर क्या प्रश्न आ गया, क्या महंगा है, यानी वाक्य तो है किंतु वाक्य एक सार्थक स्वरूप में नहीं है। फिर जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि कठिन है, कठिन है, ठीक है, मान लिया यह भी एक प्रश्न है, लेकिन क्या कठिन है, क्या कठिन है, यह भी तो प्रश्न बनता है। तो कहने का मतलब ये जो वाक्य है, वाक्य अभी सार्थक स्वरूप के नहीं है, वाक्य क्या है, कुछ अधूरापन लिए हुए हैं। सार्थक कब होते, जब यहां पर कोई ना कोई हमको एक कर्ता या एक संज्ञा मिल जाती। दौड़ता है, जैसे हमने मान लीजिए अगर इसमें जोड़ दिया होता राम दौड़ता है, अब यह एक वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। महंगा है, क्या महंगा है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमने कुछ भी लिख दिया कुर्सी, या यहां पर महंगा है के अनुसार हमने लिख दिया आम, क्रिया उसके अनुसार हो जाएगी। तो महंगा है, क्या महंगा है, आम महंगा है, आम महंगा है। तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। अब इसकी सार्थकता स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है। फिर क्या दिखता है आपका, कठिन है, तो एक अधूरापन सा दिख रहा है, इसको पूरा कैसे कर सकते हैं हम। अब इसमें जब तक हम कोई संज्ञा ना ले लें, मान लीजिए हमने लिख लिया गणित, गणित, गणित क्या है, गणित कठिन है। तो अब अगर हम यहां इसको लिखते कि राम, राम दौड़ता है, पहला वाक्य अगर ऐसा लिखा जाता राम दौड़ता है, तो यह वाक्य क्या होता, अब यह सार्थक वाक्य बना। और इसके पहले क्या था, संज्ञा विहीन वाक्य जब था वह एक सार्थक नहीं निरर्थक जैसा वाक्य लग रहा था, या वाक्य तो लग रहा था पर एक अधूरेपन के साथ, पूर्णता नहीं लग रही थी, निरर्थक नहीं कह सकते। फिर जैसे कहते महंगा है, अब अगर उसमें हमने आम या किसी वस्तु का नाम लेकर के उसको कहा होता आम महंगा है, आम महंगा है, तो आम शब्द जुड़ जाने से यह क्या हो गया, महंगा है। अब कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गई, एक सार्थकता आ गई। इसी तरह से आप तीसरा अगर आप देखते, क्या कहा गया, कठिन है। अब अगर कोई विषय ले लेते, विज्ञान, गणित या कुछ भी, तो फिर वह वाक्य पूर्ण बन जाता, यानी वह क्या, एक प्रकार की संज्ञा। तो क्या हो जाता, गणित कठिन है, गणित कठिन है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब यहां पर आपको एक संज्ञा मिल गई, तब इस वाक्य में एक सार्थकता का बोध आप देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब संज्ञा का मुख्य कार्य क्या है, कि किसी वाक्य को सार्थक बनाना। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि किसी भी वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है, किसी वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। क्या क्या, वाक्य, वाक्य जो आपका विभक्त होता है, एक आपका होता है उद्देश्य, उद्देश्य, और एक आपका होता है विधेय। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और इसे आप कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो उद्देश्य और विधेय, तो ये जो संज्ञा है, संज्ञा संबंधित होती है किससे, उद्देश्य से। यानी कि उद्देश्य वाक्य का ऐसा भाग है जो उस वाक्य को सार्थक बनाता है, जो उस वाक्य को क्या बना देता है, सार्थक बना देता है। तो इस तरीके से आपने एक चीज देखा कि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, पर संज्ञा को जानने से पहले हमें संज्ञा के कुछ विशिष्टताओं को समझना होगा।
क्योंकि संज्ञा जब आएगी बिना वाक्य को समझे या वाक्य में उसके पद को समझे बगैर हम संज्ञा को विश्लेषित नहीं कर सकते। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, अब संज्ञा के प्रकार की बात आती है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार में आपका एक प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एक प्रकार आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक तीसरा प्रकार आपका है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक आपका चौथा भी प्रकार है और एक आपका पांचवा प्रकार है। चौथा प्रकार आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा प्रकार है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ये आप जानते भी हैं, संज्ञा के प्रकार में ये आपके 5 प्रकार होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जो 5 प्रकार हो गए, इस पर हम कुछ थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर ये 2 प्रकार की संज्ञाएं हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने लिख लिया, मान लीजिए हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक ही हुआ। आपने लिख लिया राम, आपने लिख लिया सीता, सीता। इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा में आपने लिख लिया, मान लीजिए गांधी, या आप यूं समझिए, मान लीजिए हरिश्चंद्र एक शब्द है, हरिश्चंद्र एक शब्द है, हरिश्चंद्र। अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न यह उठता है कि जो हरिश्चंद्र शब्द है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाए या भाववाचक संज्ञा में रखा जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हरिश्चंद्र को किसमें रखा जाए, इसके लिए आप क्या करिए, जरा यहां पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, आप देखिएगा। अगर ऐसा कहा जाए कि आजकल सभी हरिश्चंद्र बनते हैं, आजकल सभी हरिश्चंद्र बनते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हरिश्चंद्र अभी तक क्या लोग कह रहे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जरा इस वाक्य को पढ़िए, आजकल सभी हरिश्चंद्र बनते हैं। अब यहां पर देखिए, सभी हरिश्चंद्र बनते हैं, यानी कि यहां पर क्या कर दिया गया, हरिश्चंद्र को एक प्रकार से एक कोई ऐसी कैटेगरी के रूप में देखा गया कि हां उनमें कुछ कुछ ऐसी विशिष्टताएं होंगी, तो एक नहीं, जिनको देखो वही हरिश्चंद्र बने टहल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये एक किसी स्पेसिफिक जाति से संबंधित हो गया, यानी किसी एक गुण विशेष की जाति से संबंधित हो गया, इसलिए क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है। वाक्य में यह क्या है, अब जातिवाचक संज्ञा है।
और अगर कहा गया राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे, अगर ऐसा कहा गया राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्यवादी थे, अगर ऐसा कहा गया राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो यहां पर हरिश्चंद्र क्या है, यहां पर जो हरिश्चंद्र है वो व्यक्ति वाचक हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा, यह किस बात पर निर्भर करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में वह किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। वाक्य के प्रयोग के आधार पर आप शब्दों का यह निर्धारण कर सकते हैं कि वह व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। निरपेक्ष रूप से यदि कहा जाए कि हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक है तो शायद उतना सही नहीं होगा। अगर निरपेक्ष रूप से कहा जाए हरिश्चंद्र जातिवाचक है तो शब्द उतना सही नहीं होगा। एक दूसरा उदाहरण लेकर के हम लोग देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए वाक्य कहा गया भारत के घर घर में राम हैं। भारत के घर घर में राम हैं। तो यहां पर राम, अगर राम शब्द एक संज्ञा है और किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहां पर दो धाराएं फूटती हैं। कुछ लोग ये कहेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कुछ लोग ये कहेंगे कि यह जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसका निर्धारण कैसे होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा? जरा ध्यान दीजिए, भारत के घर घर में राम हैं, यानी कि हर एक घर में एक राम है। तो कोई राम एक तो है नहीं, ढेर सारे राम होंगे तभी ना घर घर में होंगे। जैसे ये कहा जाए कि घर घर में आज एलपीजी सिलेंडर गैस होता है, तो कोई एक ही तो सिलेंडर तो नहीं होगा ना गैस का, कई सारे होंगे तभी तो घर घर में है। तो कहने का मतलब ये कि उसमें जो सिलेंडर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है वह एक किसी जाति से संबंध रखती है। जाति कहने का मतलब यहां हमारी और किसी की जाति से नहीं है। जाति कहने का मतलब वह विशिष्ट गुण धर्म जिसके अंतर्गत वह सारी वस्तुएं आती हैं। यानी राम कहने का मतलब एक उच्च आदर्श, मानव में एक सर्वोत्तम सीमा, उच्च आदर्शों की एक सीमा। और अगर कहा गया भारत के घर घर में राम है, इसका मतलब है कि भारत के प्रत्येक घर में जो भी व्यक्ति हैं वो राम के आदर्शों से युक्त हैं या उसी संस्कारों की परिपाटी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो ये चीज हो गई। तो यहां पर अब राम तो कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो करके यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस वाक्य में राम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है। उलझाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न गलत ना हो तो निश्चित रूप से यहां कक्षाओं में और इस पुस्तक में भी इसका विश्लेषण दिया गया है। पुस्तक आप ले लें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप फिर ये पाएंगे कि यहां जो विश्लेषण हो रहा है और जो पुस्तक एक नोट्स का रूप लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ है, ये दोनों मिल करके आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ा देंगे अपनी सफलता के क्रम में। तो यहां जरा ध्यान दीजिए, भारत के घर घर में राम हैं। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि राम क्या है, अब यहां व्यक्तिवाचक नहीं है लेकिन यहां पर क्या है, वो जातिवाचक है। ठीक अगर यहीं पर वाक्य कुछ ऐसा बना दिया गया होता, अगर वाक्य ऐसा बनाया गया होता इसी वाक्य को कि राम अयोध्या के राजा थे,
अब अगर एक वाक्य ऐसा बना दिया गया, राम अयोध्या के राजा थे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां क्या है, यहां पर भी राम शब्द आया है। अब यह राम शब्द जातिवाचक है या यह राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा तो है, यह तो निश्चित रूप से है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? क्योंकि राम अयोध्या के राजा थे, अब यह उस राम की बात कर रहा है जो जिनके आदर्शों की बात आज घर घर में होने की कही जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह एकल राम कोई रहे होंगे। राम अयोध्या के राजा थे, अयोध्या में 10-20 राजाओं में भी एक ही राम रहे होंगे, भले ही कई सारे राजा रहे हों। तो राम अयोध्या के राजा थे, इसलिए राम यहां पर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। और इस वाक्य में अगर आप देखते हैं, वहीं पर राम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होते हैं। तो यहां पर देखिए, राम शब्द कौन सी संज्ञा है या किस प्रकार की संज्ञा है, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। कब तक? जब तक राम किसी वाक्य में ना आ गए हों, किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त ना हो गए हों। अगर राम शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त हो गया है, तभी यह ठीक ठीक निर्धारण हो सकता है कि राम किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर दोनों वाक्यों से आप ये बात बहुत स्पष्ट समझ पाए कि कोई भी शब्द स्वयं में किस प्रकार की संज्ञा है, यह कहना बिल्कुल ही सही नहीं है। हम लक्षणों को तो जान सकते हैं, उसकी परिभाषा को तो समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम इस बात के लिए ये दावा नहीं कर सकते कि हां ये जो शब्द है यह इसी कोटि का है। ठीक है, इसी तरह से एक ये हो गया। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और दिखाता हूं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब यहां पर देखिए, गांधी एक शब्द है। ठीक है, अगर इस वाक्य में देखा जाए तो गांधी क्या है, एक शब्द। और क्या कहा गया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर गांधी के आगे कोई नाम तो दिया नहीं गया, और गांधी में क्यों आपने कल्पना कर ली कि आप इसमें महात्मा गांधी की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए तो गांधी के परिवार में गांधी क्या है, गांधी एक सरनेम है। जैसे बहुत सारे सरनेम होते हैं, उसी तरह गांधी एक सरनेम है। इस गांधी सरनेम में तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं। कैसे? अभी आप देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, तो बहुत सारे गांधी आ सकते हैं। ठीक है, तो गांधी क्या है, स्वयं में क्या है, एक प्रकार से परिवार का एक सरनेम है। लेकिन जब यहां पर बिना कुछ बताए ये कहा गया गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो आपके मस्तिष्क में किनका चित्र उभर के आ गया, महात्मा गांधी का, यानी किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व का ही चित्र उभर के आ गया। जबकि गांधी शब्द ही मैंने लिखा था, उसके आगे मैंने उनका नाम तो नहीं लिखा था, सिर्फ सरनेम लिख दिया और आपको यह भान हो गया कि यह महात्मा गांधी की ही बात कही जा रही है। तो इस आधार पर जो है ये आपका यहां पर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि गांधी या परिवार, अब जब आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो परिवार, ठीक है, और किसी प्रकार का समूह है ना, इन तमाम चीजों को किसमें रखा जाता है, आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, जातिवाचक। लेकिन वही जातिवाचक संज्ञाएं जब वाक्यों में प्रयुक्त होती हैं तो कभी कभी वाक्यों के कुछ ऐसे संश्लेषण विश्लेषण होते हैं जो आपको बना देते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू क्या है, एक प्रकार का सरनेम है, यानी उनके पहले हमने उनका नाम तो पूरा लिखा नहीं, सिर्फ नेहरू लिख दिया।
तो नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, या नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने ये कैसे समझ लिया कि हम उन्हीं नेहरू की बात कर रहे हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री थे? किसी और की भी तो कल्पना कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो वह विशिष्टीकरण प्राप्त होता है किससे? किसी वाक्य को पढ़ने पर। यह कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य को पढ़कर यही समझा जा सकता है कि कोई भी शब्द है वह किस प्रकार की संज्ञा हो सकती है। निरपेक्ष रूप से आपको कह दिया जाए गांधी, नेहरू, तो इस तरीके से क्या है, वह क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। क्यों भैया, गांधी परिवार में तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम किसी और की भी तो बात कर सकते हैं। तो आप इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कह सकते हैं? ये तो समूह की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये तो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। तो ठीक है, तो ये वाक्य निर्धारित करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? वाक्य करता है कि कौन सी आप जो है किस प्रकार की संज्ञा को आप ज्ञात करेंगे या पता चलेगा वाक्य को पढ़ करके। ठीक है, तो ये आपका एक चीज हो गया। अब जरा सा आप आ जाइए अपने पुस्तक के उस पर। देखिए पुस्तक में भी यहां पर चीजें दी गई हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो संज्ञा का भेद दिया गया है, क्या दिया गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हां, एक बात और जान लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो अब से प्राचीन मत था, प्राचीन मत के अनुसार यह 5 प्रकार हुआ करते थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह प्राचीन मत था। लेकिन अब आधुनिक मत क्या कहता है? आधुनिक मत यह कहता है कि जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वह 3 ही होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह 3 ही प्रकार होते हैं। और कहा गया कि जो समूहवाचक संज्ञा है और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उनको इसी जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा में इन दोनों को यदि समाहित कर देते हैं तो क्या मिलता है? केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसमें भी क्या कहा गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये क्या लिखा है? ये दोनों प्रायः बहुवचन में नहीं होते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये दोनों प्रायः बहुवचन में नहीं हो सकते हैं। राम संस्कृत में हो सकता है, रूप चलता है तो वहां पर बहुत सारे प्रयोग हो सकते हो, लेकिन हिंदी जगत में या हिंदी साहित्य में इनके 2 स्वरूप नहीं हो सकते। अगर कहा गया राम सीता तो ये नहीं कह सकते 2 सीता 2 राम 5 कृष्ण, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, या उनकी संख्या बढ़ा घटा नहीं सकते। उसी तरह भाववाचक संज्ञा में जो आपकी भावनाएं होती हैं, यानी जिन भावनाओं को आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी भावनाओं को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो आपके मनों में विचरणशील होती है उस तरह की भावनाओं को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। और भाववाचक संज्ञा के लिए क्या कहा गया? ये दोनों प्रायः बहुवचन में नहीं होते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं होते हैं, एकदम सही बात है। भाववाचक संज्ञा कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि मेरे मन के दुखियों, ठीक है, यह बात सही नहीं लगेगी। यहां पर जो भाववाचक संज्ञा है, जब ये बहुवचन बनते हैं तो इनका जब बहुवचन बनाया जाता है तो यह बहुवचन बनते ही जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जब बहुवचन बनाए जाते हैं तो क्या होता है? इनका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर एक शब्द मैं कहूं आपसे पहनावा, पहनावा, तो पहनावा तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पहनावा क्या है? भाववाचक है। लेकिन जब अगर कहा जाए कि भारत में, मान लीजिए ऐसा हमने एक वाक्य बनाया, भारत में विभिन्न प्रकार के विभिन्न
प्रकार के विभिन्न प्रकार के पहनावे, भारत में विभिन्न प्रकार के पहनावे होते हैं। विभिन्न प्रकार के पहनावों भारत में विभिन्न प्रकार के पहनावों का प्रचलन है। अगर एक वाक्य ऐसा बना दिया गया क्या कि भारत में विभिन्न प्रकार के पहनावों का प्रचलन है, तो देखिए अभी तक पहनावा क्या था, भाववाचक संज्ञा था, लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हुआ और उसको हमने बहुवचन में तब्दील किया, अगर यहां पर बहुवचन में परिवर्तित कर दिया गया तो ये पहनावा पहनावों में जैसे आया वैसे ही यह क्या हो गया, अब यह तुरंत ही हो गया, यह अब हो गया जातिवाचक। ठीक है, अब यह क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। तो भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती, बहुवचन बनती है, लेकिन जब बहुवचन बनती है तो वह तुरंत ही जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। यानी क्या कहने का मतलब है, कहने का यह मतलब है कि कोई भी भाववाचक संज्ञा जैसे ही बहुवचन बनेगी तो उस बहुवचन स्वरूप वाली संज्ञा को हम तुरंत ही जातिवाचक संज्ञा में रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पाते हैं कि कहीं पर भी यह निश्चित नहीं है कि कोई शब्द व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। समूहवाचक भी क्या होता है, जाति, किसी एक जाति विशेष का कोई एक समूह उसमें शामिल हो सकता है। इसीलिए जो आधुनिक समय के साहित्यकार हैं, जो व्याकरण हैं, उन्होंने यह पाया कि मूल रूप से जो संज्ञाओं के प्रकार हैं या हम उनको बांट सकते हैं वो तीन ही हो सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और एक बहुत बड़े विद्वान हैं किशोरीदास वाजपेयी, तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने तो यहां तक कह दिया है कि संज्ञा का सिर्फ एक ही प्रकार होता है, जातिवाचक संज्ञा। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है कि संज्ञा का सिर्फ एक प्रकार हो सकता है, जातिवाचक, और जातिवाचक में ही ये सारे के सारे जितने भी हैं प्रकार समाहित हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखा कि जातिवाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये भी देखा। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया, ये प्रश्न आपके पूछे भी जाते रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया है, यह जो आपकी पुस्तक है जो कि एक बड़े ही नवीन स्वरूप में लिखी गई है, और अगर इसका कोई पुराना संस्करण आप में से किसी ने रखा भी हो तो मैं आपको यह एक मतलब सूचना देता हूं कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जा चुके हैं और कई संशोधन किए गए हैं बीच बीच में, क्योंकि जो भी त्रुटियां पाई गई बाद में देखी गई उन्हें दूर किया गया है। कुछ नई प्रवृत्तियों के अनुसार इसमें चीजें शामिल की गई हैं। इस पुस्तक में कई नवीन चीजों का समावेश किया गया और इसका 32वां चैप्टर भी इसमें नया चैप्टर है, वो आप किताब में देखिएगा, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें कई सारे संशोधन और नवीनता को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इस जो वर्तमान समय में 2023 का जो ये भाषा दृष्टि का संस्करण है, और यह आपके निकटतम पुस्तक के जो केंद्र हैं वहां पर उपलब्ध भी करा दिया गया, तो आप सहजता पूर्वक इसे ले भी सकते हैं, यह उपलब्ध भी है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हो गई बातें। हाँ, अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, अब इसका देखिए इसमें किस तरह का विश्लेषण किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की यहां पर क्या दे दी गई है, एक बॉक्स में परिभाषा दिखा दी गई है। परिभाषा में क्या कहा गया है, किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द, यानी एक, यहां पर एक शब्द महत्वपूर्ण है कि किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या देख लीजिए, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा इत्यादि, ये पुस्तक में पढ़िए। नदियों के नाम, ठीक है, देशों के नाम, देखिए नाम, सब नाम आते जा रहे हैं, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वतों के नाम,
है ना। और इसी तरह से इधर देखिए समुद्रों के नाम, ठीक है, जितने महासागर सागर हैं उनके नाम, सड़कों के नाम, चौक चौराहों के नाम, दिन महीनों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों उत्सवों के नाम, भवनों के नाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नाम रूप सिद्ध करते हैं वो सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सब प्रकार के नाम, जितने प्रकार के नाम आप देख पा रहे हैं वो सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर जरा आप ध्यान दीजिए, अच्छा अब फिर देखिएगा, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब जरा इसके बाद आपका इस पुस्तक की जो अगली कड़ी है वह यहां देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब यहां पर क्या किया गया है, ये देखिए, इसको तो पहले इस तरीके से बॉक्स में लिखा गया और इसके उपरांत यहां पर सबसे पहले उसकी परिभाषा को कम से कम शब्दों में, जैसे आप कई सारी प्रमाणिक पुस्तकों को देखते होंगे तो वहां पर भी परिभाषाएं लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन शब्दों का कुछ हेर फेर करके होती हैं या शब्दों में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी करके लिखी गई होती हैं। वह परिभाषाएं एक विश्लेषित स्वरूप की होती हैं। लेकिन चूंकि आपकी जो परीक्षाओं का पैटर्न है वहां पर विश्लेषित स्वरूप की परिभाषाओं से जुड़े प्रश्न नहीं आते, वह आते हैं उन परिभाषाओं में शामिल जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर जुड़े हुए प्रश्न। तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांटना और उनको एक पंक्तिबद्ध करना, यानी एक वाक्य का स्वरूप देना, यानी कि जो कम से कम शब्दों में आपको तमाम प्रमाणिक पुस्तकों की जो मूल भावनाएं हैं उसमें कोई छूटने भी ना पाए और सारी की सारी उसकी परिभाषा के अंतर्गत जो भी कारक हैं वो शामिल हो जाएं। तो इस पुस्तक की सर्जना के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या फायदे क्या होते हैं कि आप कई बार क्या होता है, आप तमाम प्रकार के जो अनावश्यक श्रम नियोजित करते हैं अपनी तैयारी में वह नहीं करने के लिए आप मुक्त होते हैं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो यहां देखिए एक, अब इसके देखिए जातिवाचक संज्ञा दे दी गई और इसका एक प्रकार दे दिया गया है, क्या, एक ही प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों की जाति वर्ग का बोध कराने वाले शब्द। ये क्या है, एक ही प्रकार की क्या क्या वस्तुओं व्यक्तियों या जाति का बोध कराने वाले, यानी वस्तुओं व्यक्तियों जाति वर्ग का बोध कराने वाले। अब देखिए वस्तुओं के नाम, यानी कमल, कुर्सी, घड़ी, मकान, जूता। अच्छा देखिए, कमल या कुर्सी या घड़ी या मकान, जूता, तलवार इत्यादि, ये क्या है, वस्तुओं के नाम हैं, ठीक है। तो और इनको किसमें रखा गया है, जातिवाचक। अब कमल को क्यों रखा गया, कुछ लोग कहेंगे कमल को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्यों नहीं रख सकते, एक प्रश्न तो उठता ही है। इस प्रश्न के लिए यूं आप समझिए कि जैसे कमल क्या है, कमल क्या है, एक प्रकार का वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। कैसा वर्ग है, जैसे मान लीजिए कमल नीला भी होता है, ठीक है, नीला कमल कि लाल कमल कि गुलाबी कमल कि पीला कमल या काला कमल या और भी किसी प्रकार का कमल। तो कमल के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, कोई एक प्रकार तो होता नहीं है। तो यह पूरा पूरा उस कमल के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कमल कमल कह दिया, लेकिन अभी भी आप कंफर्म नहीं है कि किसी एक ही किस टाइप के कमल की बात की। आपसे किसी ने कहा कमल लेके आइए, आप लेके आए, फिर वह बैठा, अरे हमें तो यह कमल चाहिए नहीं था, हमें तो सफेद कमल चाहिए था, तुम ये गुलाबी कमल क्यों लेके आ गए। तो यहां पर समस्या,
ठीक है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक की बात होती है और आप कहते हैं कि ठीक है अपने बड़े पुत्र को बुलाओ या उस श्याम को बुलाओ, तो श्याम अगर आपका बड़ा पुत्र है, आप उसको बुला के लेके आए, तो वहां तो ये नहीं कहेगा अरे इस श्याम को क्यों लेके आए, हमें तो वह वाला श्याम चाहिए था। नहीं, वहां पर ऑप्शन ही नहीं है। वहां पर जिसे कहा जाएगा, इतनी निजता मूलक बातें हैं व्यक्तिवाचक में कि जिसकी तरफ इशारा करेगा वही निकल के आएगा, उसमें इफ बट वाली गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जातिवाचक में क्या होता है, प्रत्येक शब्द एक ऐसे दायरे या गोले को दिखाता है जिसके अंतर्गत निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसके प्रकार होंगे, जिसमें से किसी न किसी एक को ही आपको चुनना होगा, सबको आप एक साथ नहीं चुन सकते। तो इस तरीके से कुर्सी, अब कुर्सी क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुर्सी बहुत प्रकार की होती है, प्लास्टिक वाली होती है, मटेरियल अलग अलग होते हैं, लकड़ी की, प्लास्टिक की, लोहे की, फिर उसमें भी हत्थे वाली कि बिना हत्थे वाली, फिर उसमें भी सोफे वाली, बिना सोफे वाली, मतलब बहुत प्रकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुर्सी भी क्या है, बहुत प्रकार की हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है घड़ी, कितने प्रकार की घड़ियां होती हैं, मुझे घड़ी लेना है पर किस तरह की लेना है पता नहीं, ठीक है, चाबी वाली लेना है, बिना चाबी वाली लेना है, इलेक्ट्रॉनिक लेना है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक लेना है, कुछ और तरह का लेनी है, बड़ी लेनी है कि छोटी लेनी है, अच्छा घड़ी वो दीवार पे लगाने वाली लेनी है कि कलाई में बांधने वाली लेनी है, कितने प्रकार हैं। तो ये पूरा पूरा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका एक एक शब्द एक एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस वर्ग, इस जाति से संबंधित घड़ियों के संसार से आपको कुछ विशिष्ट प्रकार की घड़ियां जब चुनी जाएंगी, वह विशिष्ट प्रकार की घड़ी हो सकता है। हमें HMT वॉच चाहिए, HMT, अगर HMT ही चाहिए तो HMT क्या हो गया, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। क्योंकि अब HMT कर दिया है तो आप क्या करेंगे, टाइटन को नहीं खरीदने का आपका मन नहीं होगा। आपसे कहा गया आप जाएं मार्केट, HMT वॉच ही लेकर आए, रिस्ट वॉच लेकर आए और HMT की लेकर आए, तो अब HMT कर दिया गया तो आप किसी और कंपनी का फिर नहीं खरीदेंगे। तो उसी तरीके से यहां का एक एक शब्द एक पूरे पूरे ग्रुप को दिखा रहा है, ठीक है। मकान, मकान भी भाई बहुत तरह के होते हैं, छोटा मकान, बड़ा मकान, 2 तल्ले का मकान, सिंगल मकान, ये वो दुनिया भर का। जूता, जूते में भी बहुत प्रकार, तलवार, तलवार में भी कई प्रकार होते हैं, 2 दांतों वाली तलवार या और भी तरह की बहुत सारी तलवारें होती होंगी इत्यादि। तो यहां पर जो वस्तुओं के नाम दिए गए हैं वो केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके पीछे उनका पूरा पूरा कुनबा ही खड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फिर यहां पर देख से कहा गया पशु पक्षियों के नाम। अब जरा ध्यान दीजिए, पशु पक्षियों के नाम कैसे हो सकते हैं। गाय को हम जातिवाचक क्यों कहें भैया, कोई कुछ भी कह सकता है, हम इसको व्यक्तिवाचक भी कह सकते हैं, हम इसको कुछ और भी कह सकते हैं। हाँ, तो गाय क्या कर रही है, गाय में अभी सिर्फ कहा गया गाय, अब गाय काली है कि गाय सफेद है कि गाय किसी और रंग की है, अच्छा ये रंग की बात हो गई। फिर कहा गया हमें हरियाणवी गाय चाहिए या फिर यहाँ की चाहिए, साहीवाल चाहिए या कुछ और चाहिए। तो गाय के तमाम प्रकार होते हैं। सिर्फ गाय कह देने से आप निश्चित किसी एक गाय तक नहीं पहुंच पाते, आप गाय कहने से गाय के उस पूरी जाति या उस पूरे समूह को देख पा रहे हैं, आप विशिष्ट रूप से किसी एक गाय को चुन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक, या पूरी गाय की जाति का बोध करा रहा। अब इसी तरह कहा गया बैल, बैल भी भैया वो दिल्ले वाले बैल अलग होते हैं, देसी अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, फ्रिजीशियन अलग होते हैं, मतलब इस तरह से उनके भी बहुत सारे क्लास हैं, ठीक है। बकरी, बकरी भी बहुत प्रकार की होती है, विज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा, ऊन देने वाला कौन, भेड़ या इस तरीके से, है ना। तो बकरी भी कई प्रकार के, तोता भी कई प्रकार के होते हैं, नेपाली तोता बहुत तेज बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इस तरीके से ये जितने यहां पर आप शब्द देख रहे हैं, ये शब्द किसी न किसी रूप में किसी समूह के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके पीछे उस समूह में बहुत प्रकार छिपे होंगे, इसीलिए इन शब्दों को जातिवाचक कहा जाता है। जैसे शेर कहा गया, तो शेर क्या, अब शेर हिंदुस्तान का ही शेर चाहिए या अफ्रीका वाला चाहिए, एक ये बात हो गई, ठीक है। शेर इस जंगल का चाहिए या सुंदरबन जंगल का चाहिए, कहीं और का चाहिए, ये बात हो गई। तो ये विभेद स्थान के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, गुण के आधार पर जितने प्रकार के विभेद हो सकते हैं,
यही कारण है कि इनके प्रत्येक शब्द जो हैं वो किसी न किसी एक जाति का बोध करा रहे हैं और उस जाति के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार निहित हैं, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते हैं। और आ भी सकते हैं कब, जब आप इनका किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे, हो सकता है उस वाक्य में ये अपना स्वरूप बदल लें। जैसे यहां देखिए, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। ठीक, भाई, भाई छोटा भाई है, बड़ा भाई है, क्या है पता नहीं, दूर का भाई है, अपना सगा भाई है, कैसा है ये बता नहीं सकते। मंत्री, जुलाहा, अध्यापक, ठग इत्यादि, ये सब जितने भी हैं ये क्या दिखा रहे हैं, किसी एक विशिष्ट जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इनको कहा गया है जातिवाचक संज्ञा। यहां जैसे लिखा गया है अध्यापक। अब अध्यापक क्या, अध्यापक हिंदी का भी हो सकता है, गणित का भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है, विज्ञान का भी हो सकता है, अध्यापक स्कूल का भी हो सकता है, अध्यापक कहीं और का भी हो सकता है। तो अध्यापन कार्य से जो जुड़ा हुआ वो अध्यापक है, लेकिन उस अध्यापक के भी इतने प्रकार हैं कि इन्हीं प्रकारों के कारण ही इनको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है, कि इन्हीं और प्रकार की संज्ञाओं के अंतर्गत ये शब्द नहीं आते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज है, यहां पर आप देखिए, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और क्या इसमें दिखा रहे हैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ज्वालामुखी, सुनामी, वर्षा, भूकंप, तूफान इत्यादि, ठीक है, ये भी जाति में आते हैं। तूफान भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, कहीं चल रहे हैं, कहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में तूफान चल रहे हैं, स्थान के आधार पर देखा जाए, कहीं विषुवतरेखीय प्रदेशों के तूफान चल रहे हैं, कहीं बर्फ के तूफान चल रहे हैं, कहीं अंधड़ चल रहा है, धूल के तूफान, है ना। तो ये बहुत प्रकार के तूफान होते हैं, वो आप भूगोल में भी देखते हैं अच्छे से, ठीक है। वर्षा भी कई प्रकार की होती है, उसी तरह से सुनामी भी इस समुद्र से संबंधित सुनामी है या कहीं और से संबंधित सुनामी है, ठीक है। सुनामी का स्तर क्या है, सुनामी का स्वरूप क्या है, छोटे स्तर की है, बड़े स्तर की है। सुनामी तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को आती है, फिर कोई विशाल सुनामी आई जिससे बहुत बड़ा विनाश हुआ, वह अलग प्रकार की सुनामी हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत प्रकार निहित है। तो यहां पर ज्वालामुखी भी बहुत सारी कुछ सुसुप्त ज्वालामुखी हैं, कुछ सक्रिय हैं, कुछ एकदम से समाप्त प्राय हो चुकी हैं। तो ऐसे ज्वालामुखियों के भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो इस तरीके से आप जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें भी इतनी विशिष्टताएं निहित हैं कि अलग अलग विशिष्टताओं के कारण जब कोई एक विशिष्टता पर आप आके निश्चित हो जाते हैं, वह हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक। और अगर व्यक्तिवाचक नहीं हुआ तो आपका जातिवाचक होगा। इसी जाति में ही आपका समूह और द्रव्यवाचक भी निहित है। इसी जाति में आपका समूह और द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है मटेरियल। देखिए, द्रव और द्रव्य दो शब्द है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ यानी मटेरियल। अब जैसे यहां पर आपने जूता देखा, तो जूता क्या एक मैटर है, एक पदार्थ। इसीलिए जो आधुनिक समय के व्याकरण हैं उन्होंने ये बताया कि जातिवाचक में ही हम क्या करते हैं, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है उसको भी शामिल कर लेते हैं, उसको अलग से नहीं देखते हैं। जूता देख लिया, मकान, तलवार, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। तो पदार्थ हैं और पदार्थ को शुद्धतम रूप में द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ये सब शामिल हो जाते हैं। इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा को भी हम किसमें शामिल कर लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। फिर क्या आपका था, और देखिए इसमें समूहवाचक संज्ञा की बात कही गई थी, ठीक है। तो अब देखिए समूह क्या होता है, जैसे गायों का अपना एक समूह होता। क्यों, वर्तमान समय में आधुनिक समय की जो व्याकरण है या जो व्याकरण के ज्ञाता है, साहित्यकार हैं, उन्होंने ये माना कि जो समूह है वह भी तो एक किसी जाति विशेष में ही तो समाहित हो सकता है, उस जाति विशेष में उस प्रकार का समूह, ठीक है। तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा को भी वो क्या करते हैं, आकर के जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित कर देते हैं, ठीक। अब जैसे बैल, बैल का समूह, बैल के समूह में बहुत प्रकार के बैल हो सकते हैं। तो जो समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा होता है, उन शब्दों को भी हम क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आपकी पुस्तक में इस चीज को बताने से
बचाया गया। क्यों? क्योंकि आप इस उधेड़-बुन में या विश्लेषण में कतई ना पड़े कि संज्ञा के प्रकार 3 हैं या 5 हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में जो पूछने का प्रश्न पैटर्न है, जो प्रवृत्ति है, वो ये बताती है कि यहां पर क्या है कि जो भी आपके पुस्तकों में दिए गए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, उसमें कभी ये नहीं पूछा गया या पूछने की संभावनाएं भी नहीं है, और हैं भी तो YouTube ने क्या किया है, उसको आपको इस माध्यम से घटना चक्र ने आपके समक्ष इन चीजों को भी प्रस्तुत करा दिया है विश्लेषण के माध्यम से। लेकिन आप किसी ऊहापोह में ना पड़े, इसीलिए उसने 5 प्रकार बता दिया, उसके परिभाषा और उसके उदाहरणों के समेत। तो यहां पर देख लीजिए ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या, अब जरा सा आप आइए और देखिए फिर क्या कर रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा में ये जो कि समूहवाचक संज्ञा भी किसमें शामिल हो गई थी, जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन यहां पर देखिए समूहवाचक संज्ञा की भी आपके पुस्तक में अलग से व्याख्या दे दी गई है कि ताकि आपको यदि पूछ ले प्रश्न कि निम्न में से निम्न पंक्तियों में कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा को इंगित करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि हमने तो 3 ही प्रकार पढ़े हैं संज्ञा के। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, हमने समूहवाचक पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए इस आपको अनावश्यक रूप से मस्तिष्कीय भ्रम से बचाने के लिए यहां पर 5 प्रकार को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से दे दिया गया, और बताने के अर्थों में मैंने आपको बता ही दिया कि वह प्राचीन मत है और यह आधुनिक मत है। तो अब जरा देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या, जिस संज्ञा शब्द से गणीय वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। गणीय का मतलब होता है एक गण, एक समूह। गणीय शब्द जो है, ये जो है गणीय शब्द बना है गण। देखिए गणीय और गणनीय 2 शब्द हैं, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि शब्द को शायद मिसप्रिंट हो गया है या गलत छप गया। गलत नहीं छप गया है, वो बिल्कुल सही छपा है, वो गणीय है, गणनीय नहीं है। गणनीय का मतलब होता है काउंटेबल, यानी जिसे गिना जा सके, पर यहां गिनने जैसा कुछ नहीं है, यहां गणीय कहा गया। गणीय का मतलब होता है गण, गण का मतलब ही होता है समूह, किसी एक प्रकार का समूह। अब देखिए, अब उसी समूह के नाम पर क्या बन गया है, समूहवाचक संज्ञा। या गणीय को जब आप पुस्तक रखे हो तो उसमें क्या करिए, ब्रैकेट में कहीं पर लिख लीजिएगा समूह। ठीक है, अब आपको समझने में आसान हो जाएगा कि जिस संज्ञा शब्द से समूह वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, तो वह क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए गुच्छा, कुंज, संघ, श्रृंखला, ढेर, सेना, मंडली, परिवार, पुस्तकालय, कक्षा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब जरा सा यहां पर देखिए, एक आपका यहां पर और दे दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके, अर्थात जो गण्य ना हो, जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके। अब देखिए यहां पर गणीय शब्द सही था, यहां पर अब वह गणीय शब्द सार्थक हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जिन वस्तुओं की माप तौल, माप और तौल ये हो सके और जो गण्य हो। अब देखिए यहां पर गणीय और गण्य, गण्य का मतलब होता है गिनना। ठीक है, गण्य का मतलब गिनने के योग्य, या यहां पर गिनने के योग्य गण्य, पर वहां पर गण्य नहीं लिखा था, गण लिखा था, गणीय। तो इन दोनों शब्दों में कुछ मौलिक अंतर है, एकदम हूबहू एक जैसे लगते हैं, पर अर्थों के आधार पर बहुत बड़ा विभेद है। ठीक है, वह गणीय समूह को इंगित करता है, यह गण्य गिनना को इंगित करता है। तो क्या कह रहे हैं, जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके, यानी जिनको नापा तौला जा सके, और क्या, अर्थात जो गण्य हो, अर्थात जिन्हें गिना जा सके कि 4 किलो हुआ, 5 किलो हुआ, या हम उसको तौलेंगे, मापेंगे तो किसी न किसी रूप में तो बताएंगे ना। अच्छा, अब जरा देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या, धातुओं के नाम। अब देखिए धातुओं के नाम यानी लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, ऊन, पीतल, तांबा, जस्ता इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्य। द्रव्य का मतलब ही क्या होता था,
अभी मैंने बताया था द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। इसी को मटीरियलिस्टिक नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में से पदार्थ कहते हैं। तो ये देखिए पदार्थ आपको दिखेगा भी, अब पदार्थ को तो आप तौल सकते ही हैं, मापन कर ही सकते हैं, लोहा, सोना, चांदी वगैरह। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माप तौल। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, खाने पीने की वस्तुएं, घी, तेल, दूध, पानी, शहद, शराब, चाय, कॉफी इत्यादि। अच्छा, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने एक परिभाषा दे रखी है, परिभाषा। ये देखिए, जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके, अर्थात जो गण्य गण्य ना हो, गण्य ना हो, जिनकी माप तौल हो सके, उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जरा एक बात जरा आप ध्यान दीजिएगा कि मैं डॉक्टर के पास गया, मैं बीमार था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे तौला। तौलने का मतलब क्या? वो वेट तौलते हैं ना, वजन, कि कितना वजन है। कोई पहले जाता है पेशेंट किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? उसका वेट लेता है ना, तो वेट मापन किया। मैं दर्जी के पास गया, दर्जी ने मेरी नाप ली, मेरी नाप ली। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, पहला वाक्य क्या था? डॉक्टर ने मुझे तौला, डॉक्टर ने मुझे तौला, एक वाक्य। दूसरा वाक्य कह रहे हैं, दर्जी ने मेरी नाप ली, दर्जी ने मेरी नाप ली। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मुझे और यहां पर मेरी अगर कहीं पर आएगा तो इसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे ना, लेकिन यहां पर जरा ध्यान दीजिए, मैं तौला यानी तौल लिया गया, मेरी नाप ली, भाई मेरी नाप लेकर के ही तो मेरे हिसाब से वो कमीज या कुछ भी बनाएगा, कपड़े। तो मेरी नाप ली या मुझे तौला। और अभी अभी आपने परिभाषा में क्या देखा? अभी अभी आपने परिभाषा में देखा कि जिन वस्तुओं की माप तौल हो सके, तो अगर मेरी भी माप तौल हो गई तो मैं क्या हूं भैया? मैं द्रव्यवाचक संज्ञा में हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हूं? मैं क्या हूं? ठीक है, तो यहां पर देखिए एक उलझन, एक प्रश्न आ गया कि अगर ऐसा वाक्य आ गया तो अब हम कहां जाएं? द्रव्यवाचक संज्ञा में या व्यक्तिवाचक संज्ञा में? तो इस तरीके के जो उलझन वाले प्रश्न हैं, यानी ये क्या इंगित करता है? यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि निश्चित रूप से आप किसी भी शब्द को किसी एक प्रकार के अंतर्गत बांध नहीं सकते, रख सकते हैं लेकिन बांध नहीं सकते। अगर बांधने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दशाएं आ जाएंगी, ऐसे वाक्य आ जाएंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं, हमने तो इसको जिसके अंतर्गत रखा था वो उसके अंतर्गत नहीं, अब तो ये इसके अंतर्गत आ गया, बदल गया। तो ये वाक्य की संरचना इस बात का निर्धारण करती है कि कोई शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। यह संज्ञा की विशिष्टता, संज्ञा निरपेक्ष रूप से किस प्रकार की संज्ञा है, यह कहना बहुत सटीक नहीं है। अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, यहां पर आपने ये एग्जाम्पल देखा था कि डॉक्टर ने मुझे तौला। तो अब मैं तो कोई तौलने का अगर विषय हो भी गया तो क्या मुझे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाए? फिर कह रहे हैं दर्जी ने मेरी नाप ली। अगर दर्जी ने मेरी नाप ली तो मैं तो कोई मापनीय विषय हो गया, परिभाषा के अनुसार तो मैं क्या हो गया? परिभाषा के अनुसार तो मैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन कभी भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं कभी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आऊंगा, भले ही इस पंक्ति के अनुसार उस परिभाषा को लेकर के कोई यह सिद्ध कर दे कि यह जो है और यह दोनों वाक्य में जो ये मुझे और मेरी है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है।
ये सिद्ध करने के लिए परिभाषा सुसंगत है, वाक्य सुसंगत है, लेकिन फिर भी मुझे और मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में परिवर्तित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते तब तक कि जब तक आप उसे किसी वाक्य के अंतर्गत ना देख लें। अच्छा, एक बात फिर जरा सा आप आइए यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक जो बच रहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब जरा भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा की एक विशिष्टता क्या है कि इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। यह अभी आपने अपनी पिछली जो ऊपर के पन्ने थे उसमें आपने ये चीज देखा था कि भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते। और भाववाचक संज्ञा भी दो प्रकार की बताई गई है यहां पर। एक प्रकार आपको बताया गया है तद्धित प्रत्यय के द्वारा और कृत प्रत्यय के द्वारा। प्रत्यय किस में जुड़ते हैं? प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ते हैं। शब्द क्या हो सकते हैं? या वो संज्ञा हो सकते हैं, या सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, क्रिया हो सकते हैं, अव्यय हो सकते हैं। यानी अभी अभी आपने शब्दों के विभेद में चीज देखा था, विकारी और अविकारी। यानी विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जुड़ करके कोई नया शब्द बना लेते हैं और उस नए शब्द के अर्थ भी अलग होते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कहा गया? तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो यहां जरा ध्यान दीजिए कि ये देखिए यहां पर जो उन्होंने प्रकार विश्लेषण किया हुआ है, ये तद्धित का क्या मतलब है? कृत प्रत्यय, यानी ये कहने का मतलब है कि वह प्रत्यय जो क्रिया में जोड़े जाते हैं, जो क्रिया में या क्रिया के पीछे जोड़े जाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्रिया से, अव्यय से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय कहने का मतलब है कि जो क्रिया से भिन्न शब्द हैं, क्रिया से भिन्न यानी क्रिया से अलग। ठीक है, एक तो आपकी किसी वाक्य में एक क्रिया होती है, अगर क्रिया को छोड़ दीजिए उसके बाद जो शब्द बच रहे हैं उनकी बात कर रहा है, तो उनमें क्या क्या हो सकता है? आपका संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है। अब संज्ञा में भी कह रहे हैं हमें जातिवाचक संज्ञा ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? लड़का, लड़कपन। लड़का है और उसका क्या? लड़कपन। अब देखिए लड़का में पन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? लड़कपन। तो ये जो लड़कपन शब्द है वो क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। जबकि लड़का क्या था? जातिवाचक संज्ञा था। जाति क्या? अब लड़का जातिवाचक कैसे हुआ? लड़का छोटा हो सकता है, लड़का बड़ा हो सकता है। ठीक है, लड़का के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, वह किसी एक जाति विशेष से संबंध रखता है, इसलिए वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी तरह से अगर चोर है और उसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो फिर वो क्या बन गया? चोरी। ये भी एक है क्या? आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। यानी शब्दों से आप जब जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। फिर उसी तरह से आप देखिए सर्वनाम। सर्वनाम को आप देखते हैं जैसे अपना, सर्व, निज। अब इसमें प्रत्यय जोड़ करके क्या बना दिया गया? अपनापन, सर्वस्व, निजत्व, त्वा प्रत्यय जोड़ा गया। ठीक है, तो इन प्रत्ययों को जोड़ करके आप सर्वनाम से क्या बना देते हैं? आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा आपका देखिए विशेषण। अगर विशेषण दिया गया है उसमें भी क्या करते हैं? प्रत्ययों का प्रयोग करके विशेषण शब्द अलग हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्यय जुड़ते हैं वह अलग शब्द बनते हैं। अलग शब्द अलग अर्थों को द्योतित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? विशेषण शब्द एक प्रकार से फिर बन जाता है वह संज्ञा, और वह अलग प्रकार की संज्ञा होती है जिसे आप क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। फिर आप आ जाइए इधर क्रिया। क्रिया क्या है? कृत प्रत्यय।
कृत प्रत्यय को जोड़ करके, ये देखिए आपके यहां पर ये सब क्रियाएं दी गई हैं और इन क्रियाओं में आपने क्या किया हुआ है, यहां पर प्रत्यय का प्रयोग करके चढ़ना का चढ़ाई ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ठीक है, लड़ना, खेल, थकान, भाव, मार, यहां पर भी कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए अव्यय क्या होता है उसको हमने थोड़ा बहुत विश्लेषण कर लिया है और इसका जब अगला चैप्टर आएगा तो उसमें इन चीजों का और अच्छे से विश्लेषण होगा। ठीक है, और इसी क्रम में आप लोगों की जो आगे की कक्षाएं हैं वो निरंतर गतिमान है, चल रही हैं। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और इसी कड़ी में आपके लिए सर आ चुके हैं इंग्लिश की क्लासेस आपकी इसी के जस्ट बाद, यानी जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज को एक कर दिया गया है और इसकी क्लासेस एक साथ चलती हैं ताकि लैंग्वेज से जुड़े जो भी प्रश्न हैं वो आपको एक ही जगह एक ही टाइम पीरियड में आपको सारे तरीके सारे प्रकार प्रश्नों के आपके पास उपलब्ध हों। तो मित्रों इसी के साथ इन कड़ियां अभी समाप्त प्राय नहीं है, आगे निरंतर चलती रहेंगी। इसी श्रृंखला में आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे सहयोग के लिए आप अपने लाइक कमेंट्स इन चीजों को भी देते रहिए और ये कड़ियां आगे भी चलती रहेंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर बैठे हुए हैं, अब उन्हें आने का अवसर दिया जाता है, तो आप लोग भी बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं शशधर दुबे इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।